तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की। एमसीयू की इस 13th मूवी में सुपर हीरो से उनकी आजादी छीन ली जाती है, जिसका फायदा उठाकर एक दुश्मन एवेंजर्स को आपस में लड़वा देता है। कैप्टन अमेरिका की ये तीसरी फिल्म न सिर्फ एमसीयू की एक बढ़िया मूवी है, बल्कि ये पूरे सुपर हीरो जॉनरा में भी बेमिसाल है। लेकिन ये मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है और कई लोगों को ये पूरी तरह समझ में नहीं आई। इसीलिए आज मैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद की है। हाइड्रा और शील्ड के तबाह होने के बाद एवेंजर्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनकर काम कर रहे थे। सन 2016 में कैप्टन अमेरिका को ब्रॉक रमलो के बारे में पता चलता है। रमलो, जो कि पहले हाइड्रा का एक एजेंट था, वो अब एक इंडिपेंडेंट क्रिमिनल बन गया था और वो जगह जगह पर चोरी और खून खराबा कर रहा था। जब कैप्टन को रमलो की खबर मिली तो उसने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। उधर रमलो को स्टीव रॉजर्स से नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने हाइड्रा को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से उसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसलिए रमलो ने ये कसम खाई थी कि जब भी कैप्टन उसके रास्ते में आएगा तो वो उसे मार डालेगा। फिर 2016 में रमलो कुछ और क्रिमिनल्स के साथ नाइजीरिया के लेगोस शहर में जाता है एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने के लिए। उसका पीछा करते हुए कैप्टन अमेरिका भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर जब रमलो वो वेपन चुराकर वहां से भागने लगता है तो कैप्टन उसका रास्ता रोक लेता है। रमलो कैप्टन को मारने की कोशिश करता है, पर वो उससे हार जाता है और आखिर में वो स्टीव का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने बकी का नाम लेता है और वो अपने जैकेट में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है ताकि स्टीव भी उससे मारा जाए। लेकिन तभी वांडा मैक्सिमॉफ अपनी पावर्स से उस ब्लास्ट को कंट्रोल करके कैप्टन को बचा लेती है। पर जब वो रमलो को आसमान में छोड़ने की कोशिश करती है तो उसका कंट्रोल छूट जाता है और एक बिल्डिंग के पास वो बॉम्ब फट जाता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। उस बिल्डिंग में वकांडा देश के भी 11 लोग मौजूद थे और उनकी मौत से वकांडा के राजा बहुत नाराज होते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में इस मामले की चर्चा शुरू हो जाती है और सब लोग एवेंजर्स पे काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एवेंजर्स किसी भी देश में घुस के अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोगों को शांत करने के लिए और एवेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थैडियस रॉस एक कानून बनाते हैं, जिसका नाम था सोकोविया एकॉर्ड्स। सेक्रेटरी रॉस का यह मानना था कि भले ही एवेंजर्स ने दुनिया को बड़ी मुसीबतों से बचाया है, लेकिन उनकी वजह से कई देशों को बहुत नुकसान भी हुआ है और अब दुनिया वाले एवेंजर्स की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक कानून बनाया कि अब से एवेंजर्स या फिर कोई भी सुपर हीरो टीम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें गवर्नमेंट के लिए काम करना होगा और अगर किसी सुपर हीरो ने अपनी मर्जी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इस कानून को यूनाइटेड नेशंस के 117 देशों ने मंजूर किया था। इसीलिए अब एवेंजर्स के पास दो ही चॉइस थी, या तो सरकार की बात मानना या फिर रिटायर हो जाना। सोकोविया एकॉर्ड्स को लेकर सबकी अपनी अपनी राय थी, कोई इसके पक्ष में था तो कोई खिलाफ। स्टीव को ये कानून पसंद नहीं आया था। उसका ये मानना था कि सरकार अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए वो उस समझौते पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन टोनी उस कानून के पक्ष में था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसे एक औरत ने ये बताया था कि सोकोविया में अल्ट्रॉन और एवेंजर्स की लड़ाई की वजह से उसके बेटे की जान चली गई। इसीलिए टोनी का यह मानना था कि सुपर हीरोज को लगाम की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही मासूम लोगों की जान जाती रहेंगी। इस कानून की वजह से एवेंजर्स की टीम दो हिस्सों में बंटना शुरू हो जाती है। आधे लोग टोनी के साइड थे और आधे स्टीव के साइड। इसी बीच एवेंजर्स का एक नया दुश्मन सामने आता है, जिसका नाम था हेलमट ज़ीमो, जो कि सोकोविया देश की मिलिट्री का कमांडर था। जब सोकोविया में एवेंजर्स और अल्ट्रॉन की लड़ाई हो रही थी, तब ज़ीमो अपनी आर्मी के साथ अल्ट्रॉन के रोबोट से लड़ने गया था और उसी दौरान उसकी गैर मौजूदगी में उसका पूरा परिवार मारा गया। ज़ीमो ये जानता था कि अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने बनाया है और अल्ट्रॉन और एवेंजर्स की लड़ाई की वजह से ही सोकोविया देश बर्बाद हो गया और उसके घर वाले मारे गए। इसीलिए तब से ज़ीमो ने एवेंजर्स को बर्बाद करने का फैसला कर लिया था, मगर वो ये जानता था कि एवेंजर्स को हराना नामुमकिन है। इसीलिए उसने उन्हें आपस में लड़वाने का सोच लिया था। इस काम के लिए उसने एवेंजर्स की पूरी हिस्ट्री को स्टडी करना शुरू कर दिया और तब ज़ीमो का ध्यान हाइड्रा की उन फाइल्स पर गया जो कि ब्लैक विडो ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। उन फाइल्स में शील्ड और हाइड्रा का पूरा इतिहास लिखा हुआ था और एवेंजर्स की कमजोरी ढूंढने के लिए उससे बेहतर कोई चीज नहीं थी। ज़ीमो ने पूरे 1 साल तक उन फाइल्स को अच्छे से पढ़ा और समझा, जिससे उसे हाइड्रा के 1991 के एक मिशन के बारे में पता चला। 16 दिसंबर 1991 के दिन हुआ वो मिशन विंटर सोल्जर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था और उस दिन हाइड्रा ने कुछ नए सुपर सोल्जर्स बनाए थे। उस मिशन में बकी बार्न्स भी शामिल था। ज़ीमो को ये मालूम था कि टोनी स्टार्क के माँ बाप भी 16 दिसंबर 1991 के दिन ही मरे थे। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के एक एजेंट थे, जो कि उस वक्त सुपर सोल्जर सीरम पे काम कर रहे थे। इसीलिए ज़ीमो को ये शक था कि हावर्ड स्टार्क की मौत के पीछे हाइड्रा का हाथ है और क्योंकि बकी उस मिशन में शामिल था
इसीलिए हो सकता है कि बकी ने उन्हें खुद मारा है। और अगर ये बात सच निकलती है तो ये जीमो के लिए बहुत फायदेमंद थी, क्योंकि जीमो ये अच्छी तरह जान गया था कि स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अगर बकी टोनी के माँ बाप की मौत का जिम्मेदार साबित हो जाए तो टोनी उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और स्टीव अपने दोस्त को हर हाल में बचाने की कोशिश करेगा। इससे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका में दुश्मनी हो जाएगी। और अगर एवेंजर्स के दोनों लीडर ही आपस में लड़ने लग गए तो उससे उनकी टीम बर्बाद हो जाएगी। अब बस जीमो को बकी के खिलाफ एक पक्का सबूत चाहिए था जिसे वो टोनी के सामने पेश कर सके। हाइड्रा की उन फाइल्स से जीमो को वेसिली कार्पोव नाम के हाइड्रा के उस एजेंट के बारे में पता चलता है जो कि 1991 में विंटर सोल्जर प्रोग्राम को संभाल रहा था। वेसिली कार्पोव ही उस मिशन के बारे में डिटेल में बता सकता था, इसलिए जीमो उसकी तलाश करते हुए क्लीवलैंड में उसके घर पहुंच जाता है। वहां जीमो उसे पकड़कर बांध देता है। फिर जब वो उससे पूछताछ करता है तो वेसिली अपना मुंह नहीं खोलता, इसलिए जीमो उसके घर की तलाशी लेता है, जिससे उसे हाइड्रा की कुछ सीक्रेट फाइल्स मिल जाती है। उसमें उसे एक किताब मिलती है जिसमें विंटर सोल्जर प्रोग्राम की सारी जानकारी थी, मगर उस बुक को समझना बड़ा मुश्किल था। इसलिए जीमो उस एजेंट से डायरेक्टली ये जानना चाह रहा था कि 16 दिसंबर 1991 के दिन क्या हुआ था। पर वेसिली अब भी हाइड्रा का वफादार था और वो उस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था, इसीलिए जीमो उसे मार डालता है। फिर जीमो उस बुक की स्टडी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि हाइड्रा ने सभी विंटर सोल्जर का ब्रेन वॉश करके उनके अंदर एक प्रोग्राम डाला है और हर सोल्जर को काबू करने का एक तरीका है। जैसे कि बकी बार्न्स के सामने जब रशियन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स बोल दिए जाए तो वो उन वर्ड्स को बोलने वाले का गुलाम बन जाता है। ये जानकारी मिलते ही जीमो बकी की तलाश शुरू कर देता है ताकि वो बकी को काबू करके उससे उस मिशन के बारे में जान सके। जीमो को ये तो मालूम था कि बकी अभी जिंदा है और उसके दिमाग में अब भी हाइड्रा का वो प्रोग्राम है, पर बकी अभी कहाँ पर है ये उसे नहीं मालूम था। इसीलिए बकी को ढूंढने के लिए वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। उस टाइम पर सोकोविया एकॉर्ड्स को फाइनल किया जाने वाला था और वियना में उसकी एक मीटिंग थी जहां पर वकांडा के राजा टचाका और उनका बेटा टचाला आए थे। जिस बिल्डिंग में वो मीटिंग चल रही थी उसके बाहर जीमो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वकांडा के राजा मर जाते हैं। जीमो ने उस बॉम्ब को लगाते वक्त बकी के जैसा हुलिया बनाया हुआ था ताकि पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ जाए, और जब बकी पुलिस की पकड़ में आ जाएगा तो जीमो उस तक पहुंचकर अपना काम कर लेगा। उस धमाके के बाद पुलिस, FBI और CIA बकी की तलाश में लग जाते हैं और उन्हें उसकी लोकेशन भी पता चल जाती है। और शैरन कार्टर, जो कि पहले शील्ड की एक एजेंट थी, वो अब CIA में काम कर रही थी। उसे जब बकी की लोकेशन पता चलती है तो वो स्टीव और सैम को इस बारे में बता देती है। और कैप्टन को ये मालूम था कि पुलिस वाले बकी को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ेंगे, इसीलिए वो बकी को बचाने के लिए सैम के साथ ब्यूकारेस्ट में बकी के घर पहुंच जाता है। वहाँ कैप्टन और फैल्कन पुलिस का रास्ता रोकते हैं और बकी वहाँ से भागने लगता है, पर तभी टचाला ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर वहाँ आ जाता है। जीमो के फैलाए झूठ की वजह से टचाला को लग रहा था कि बकी ने ही उसके पिता को मारा है, इसीलिए वो उसका जानी दुश्मन बन गया था। टचाला के पिता टचाका वकांडा के राजा और रक्षक यानी ब्लैक पैंथर थे, और उनके मरने के बाद टचाला ने अपने पिता की जगह ले ली थी, इसीलिए वो ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट पहनकर वहाँ आ जाता है और वो बकी को मारने की कोशिश करता है। पुलिस वाले बकी को पकड़ना चाह रहे थे, टचाला उसे मारना चाह रहा था और कैप्टन और फैल्कन उसे बचाने में लगे थे। इससे पूरे शहर में काफी भागदौड़ मच जाती है, पर आखिर में रोडी यानी वॉर मशीन वहाँ आकर उन सबको रोक देता है। बकी को तो मुजरिम होने की वजह से गिरफ्तार किया ही जाता है, पर स्टीव, सैम और टचाला ने भी कानून तोड़ा था, इसीलिए उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। फिर उन चारों को बर्लिन के एक पुलिस हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है, जहाँ पर स्टीव, सैम और टचाला से उनका सूट और हथियार छीन लिए जाते हैं। वहाँ पर टोनी और नताशा भी आए थे और वो स्टीव को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी समझौते पर साइन कर दे, पर स्टीव और सैम दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ जीमो का बकी को पकड़वाने का प्लान कामयाब हो गया था। अब उसे किसी तरह उस तक पहुंचना था। उधर बकी के गिरफ्तार होते ही बर्लिन पुलिस ने उसके दिमाग की जांच करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया था, और ये बात जैसे ही जीमो को पता चली तो उसने उस साइकेट्रिस्ट से मिलके उसे किडनैप कर लिया। फिर जीमो ने उस डॉक्टर को मार के उसकी पहचान चुरा ली और खुद उसकी जगह बकी से मिलने चला गया। हालांकि बकी और साइकेट्रिस्ट की मीटिंग तो अकेले में होने वाली थी, पर जीमो ये जानता था कि उसके चारों ओर कैमरास लगे होंगे, जिसकी वजह से वो बकी से अपनी असली पूछताछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने उस हेडक्वार्टर में जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब को शहर के पावर स्टेशन पर भिजवा दिया था, ताकि उससे पूरे शहर की लाइट चली जाए और उस पुलिस हेडक्वार्टर के कैमरा बंद हो जाए। फिर जब जीमो बकी से मिलने जाता है तो वो पहले उससे नॉर्मल बातें करता है, और जैसे ही उसका वो बॉम्ब डिलीवर होता है और वहाँ की लाइट चली जाती है, तब जीमो विंटर सोल्जर प्रोग्राम की वो बुक निकाल के बकी को काबू करने वाले उन वर्ड्स को बोलना शुरू करता है। बकी को ये मालूम था कि जो भी उसे काबू करता है वो अक्सर उससे गलत काम करवाता है, इसलिए जैसे ही जीमो उन वर्ड्स को बोलने लगता है
तो बकी उस चेम्बर को तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है ताकि वो उसके काबू में ना आ पाए, पर उसके बाहर निकले तक जीमो ने अपना काम पूरा कर दिया था, इसीलिए अब बकी उसके कंट्रोल में आ गया था। फिर जीमो उससे 16 दिसंबर 1991 के मिशन के बारे में पूछता है और तब बकी उसे बताता है कि उस दिन हाइड्रा ने उसे हावर्ड स्टार्क का बनाया हुआ सुपर सोल्जर सीरम चुराने भेजा था और वो सीरम चुराने के बाद उसने हावर्ड और उसकी बीवी मारिया को मार दिया था। फिर हाइड्रा ने उस सीरम से अपने 5 हथियारों को सुपर सोल्जर बनाया। वो पांचों लोग बकी से भी ज्यादा पावरफुल सुपर सोल्जर बन गए थे, लेकिन सीरम के साइड इफेक्ट की वजह से वो हाइड्रा के कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए हाइड्रा ने उन्हें बर्फ में जमा दिया, इस उम्मीद से कि वो उन्हें किसी दिन काबू कर पाए। लेकिन फिर हाइड्रा ने उन विंटर सोल्जर्स को कभी बर्फ से बाहर निकाला ही नहीं और वो आज तक हाइड्रा के उस बेस में जिंदा लाश की तरह पड़े हुए हैं। जीमो बकी से ये जान लेता है कि हाइड्रा का वो बेस कौन सी जगह पर है जहाँ वो विंटर सोल्जर्स मौजूद है, क्योंकि वहीं पर उसे वो सबूत मिल सकता था कि बकी ने ही टोनी स्टार्क के माँ बाप को मारा है। इसके अलावा जीमो को खास शक्ति वाले लोग जैसे कि सुपर हीरोज या फिर सुपर सोल्जर्स से नफरत थी, क्योंकि वो उन्हें दुनिया के लिए खतरा मानता था। इसीलिए जीमो हाइड्रा के उन सभी विंटर सोल्जर्स को मारने का फैसला कर लेता है। बकी से पूछताछ करने के बाद जीमो उसे बोलता है कि वो उस हेडक्वार्टर के सभी लोगों को मार के वहाँ से भाग जाए, ताकि सबको ये लगे कि बकी ने ही वो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। फिर कैप्टन और फैल्कन जीमो के पास पहुँच जाते हैं और तब बकी उन दोनों को मारना शुरू करता है और उतनी देर में जीमो वहाँ से भाग जाता है। फिर बकी भी सबसे लड़के एक हेलीकॉप्टर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर स्टीव उसे रोक लेता है और वो दोनों उस हेलीकॉप्टर के साथ एक नदी में गिर जाते हैं, जिससे बकी बेहोश हो जाता है। और तब स्टीव और सैम उसे पकड़ लेते हैं और वो एक मशीन में बकी के लोहे का हाथ फंसा देते हैं ताकि वो उन्हें मार ना पाए। फिर जब बकी होश में आता है तो उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है और वो स्टीव और सैम को बताता है कि वो डॉक्टर यानी जीमो उससे ये जानना चाह रहा था कि बाकी की विंटर सोल्जर्स कहाँ पर है। बकी, सैम और स्टीव को ये नहीं मालूम था कि जीमो का असली प्लान क्या है, इसीलिए वो ये मान लेते हैं कि जीमो उन विंटर सोल्जर्स के जरिए आतंक फैलाना चाहता है। इसीलिए वो तीनों साइबेरिया में हाइड्रा के उस अड्डे पर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो जीमो और उन सोल्जर्स को रोक सके। पर उन्हें ये डर था कि वो तीनों उन विंटर सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो कुछ और हीरोज को भी अपने साथ वहाँ ले जाने का सोचते हैं। फिर स्टीव और सैम उन एवेंजर्स को अपने साथ शामिल करते हैं जो कि सोकोविया एकॉर्ड्स के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जो लोग उस कानून का पालन कर रहे हैं वो तो उनका साथ नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले स्टीव क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई से बात करता है। हालांकि हॉकाई ने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन फिर भी वो कैप्टन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हॉकाई एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में जाता है। वहाँ पर टोनी ने वांडा को कैद करके रखा था ताकि उसकी शक्ति की वजह से किसी और की जान न जाए, और विजन वहाँ उसकी देखरेख कर रहा था। फिर क्लिंट वहाँ आता है और वो विजन का ध्यान भटकाकर वांडा को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर फिर विजन उसे रोक लेता है। लेकिन वांडा अपनी शक्ति से विजन को हरा देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। स्टीव और सैम को अपनी टीम के लिए एक और मेंबर की जरूरत थी, और तब सैम को स्कॉट लैंग यानी एंटमैन की याद आती है, जिससे वो कुछ महीनों पहले मिला था। स्कॉट भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। टीम तो अब बन गई थी, लेकिन अभी तक स्टीव और सैम के हथियार बर्लिन पुलिस के पास थे। इसीलिए शैरन कार्टर, जो कि स्टीव के साइड थी, वो चोरी से उनके हथियार लाकर उन्हें दे देती है। इस वजह से शैरन भी एक अपराधी बन जाती है और उसे पुलिस से बच के भागना पड़ता है। फिर कैप्टन अपनी टीम के साथ साइबेरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर पुलिस और टोनी को ये पता चल गया था कि स्टीव ने कुछ हीरोज के साथ एक टीम बनाई है। उन्हें ये लग रहा था कि स्टीव बकी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए सेक्रेटरी रॉस कैप्टन और उसके साथियों को पकड़ने के लिए आर्मी भेजने का सोचते हैं। लेकिन टोनी उनसे परमिशन मांग के खुद वहाँ जाने का फैसला करता है, पर उनकी टीम में भी कम लोग थे, इसीलिए नताशा टचाला को अपने साथ आने को बोलती है और टोनी न्यूयॉर्क के एक लड़के पीटर पार्कर से मिलने जाता है, जिसे कुछ महीनों पहले एक स्पाइडर ने काटा था, जिससे उसके अंदर स्पाइडर जैसी पावर्स आ गई थी और वो बन गया था स्पाइडरमैन। पीटर अपनी पावर्स से लोगों की मदद कर रहा था और टोनी कई दिनों से उस पर नजर रख रहा था। फिर टोनी पीटर को अपने मिशन के बारे में बताता है और वो पीटर को अपने साथ आने बोलता है, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। इसके बाद टोनी पीटर को अपने साथ बर्लिन लेकर जाता है और वहाँ वो उसे एक एडवांस स्पाइडरमैन सूट देता है। उधर स्टीव अपनी टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर से साइबेरिया जाने के लिए निकल रहा था। तभी टोनी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है और वो स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब कर देता है। स्टीव यहाँ टोनी को जीमो और उन विंटर सोल्जर के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर टोनी उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और वो स्टीव और उसके साथियों को सरेंडर करने के लिए बोलता है। और तब उन दोनों की टीम में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, इसीलिए वो टोनी और उसके साथियों का क्वीन जेट लेकर वहाँ से भागने का फैसला करता है, पर उनकी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
और उनका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कैप्टन के सभी साथी ये तय करते हैं कि वो टोनी की टीम को उलझा के रखेंगे ताकि स्टीव और बकी साइबेरिया पहुंच जाए। और तब एंटमैन खुद को बहुत बड़ा बनाकर सभी का ध्यान भटकाता है और स्टीव और बकी उस क्विंजेट तक पहुंच जाते हैं। पर तभी ब्लैक विडो उनके रास्ते में आ जाती है। लेकिन नताशा को ये यकीन हो गया था कि स्टीव जो भी कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई वजह है। इसीलिए वो टचाला को रोक के स्टीव और बकी को वहाँ से जाने देती है। फिर टोनी और रोडी उस जेट का पीछा करने लगते हैं, पर सैम उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसीलिए विजन सैम पे अपनी लेजर बीम से हमला करता है, पर गलती से वो लेजर रोडी के सूट पर लग जाती है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इससे उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। फिर पुलिस वाले कैप्टन के बचे हुए साथी यानी सैम, वांडा, क्लिंट और स्कॉट को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें राफ्ट नाम की एक अंडर वाटर जेल में कैद कर दिया जाता है। और क्योंकि नताशा ने भी स्टीव को भगाकर कानून तोड़ा था, इसीलिए पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने वाली होती है, लेकिन नताशा पुलिस से बच के भाग जाती है। दूसरी तरफ जीमो साइबेरिया पहुंच गया था और उसे ये खबर मिल गई थी कि स्टीव और बकी बर्लिन से भाग गए हैं। जीमो को ये मालूम था कि वो दोनों साइबेरिया आने वाले हैं, पर वो चाहता था कि बाकी के एवेंजर्स भी वहाँ पहुँच जाए ताकि वो सबके सामने बकी के सच का खुलासा कर सके। इसीलिए वो बर्लिन की उस होटल में कॉल करता है जहाँ उसने डॉक्टर ब्रूसार्ड यानी उस असली साइकेट्रिस्ट की लाश छुपाई थी, ताकि जब होटल वाले उस कमरे में जाए तो उन्हें डॉक्टर ब्रूसार्ड की लाश मिल जाए और ये खबर पूरे शहर में फैल जाए। फिर जब पुलिस उस लाश की जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो असली डॉक्टर ब्रूसार्ड है जो कि बकी से पूछताछ करने वाला था। उस होटल में पुलिस को एक नकली चेहरा भी मिलता है जो कि बकी के चेहरे की नकल था। मतलब जीमो ने खुद की पोल खोल दी थी कि उसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया है और बकी का नाम फंसाया है ताकि सब लोग उसकी तलाश करते हुए साइबेरिया पहुंच जाए। जब टोनी को वो खबर मिलती है तब उसे स्टीव की बातों पर यकीन आता है और वो स्टीव के पास जाने का फैसला करता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। फिर टोनी राफ्ट प्रिजन में जाकर सेक्रेटरी रॉस को जीमो के बारे में बताता है, पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। तब टोनी जेल में जाकर सैम से मिलता है और वो उसे डॉक्टर ब्रूसार्ड के बारे में बताता है। टोनी उसे बोलता है कि वो स्टीव की मदद करना चाहता है, इसीलिए सैम उसे ये बता देता है कि स्टीव और बकी साइबेरिया गए हैं। और फिर टोनी सेक्रेटरी रॉस को बिना बताए साइबेरिया के लिए निकल जाता है और टचाला भी अपने प्लेन से छुप के टोनी का पीछा करता है। उधर जीमो हाइड्रा के उस अड्डे पर पहुंच जाता है और वो वहां घुसकर सबसे पहले बकी के खिलाफ सबूत ढूंढता है और तलाश करने पर उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। उसके बाद वो उन 5 विंटर सोल्जर्स को मार देता है। फिर कुछ घंटों के बाद स्टीव और बकी भी वहां पहुंच जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही टोनी भी वहां पहुंच जाता है और उसका पीछा करते हुए टचाला भी वहां आ जाता है। फिर टोनी स्टीव से बात करके उससे हाथ मिला लेता है और वो तीनों मिलकर जीमो और उन सुपर सोल्जर्स को ढूंढते हैं। फिर उन्हें वो सुपर सोल्जर्स मिल जाते हैं, लेकिन उनके सर में गोली लगी हुई थी और वो मर चुके थे। तब जीमो उनके सामने आता है और उन्हें बताता है कि उसे उन सुपर सोल्जर से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसका मकसद तो कुछ और ही है। स्टीव ये समझ जाता है कि जीमो सोकोविया का रहने वाला है और वो बदले के लिए ये सब कर रहा है। उधर टचाला छुप के उन सब की बातें सुन रहा था और उसे ये पता चल गया था कि उसके पिता को बकी ने नहीं बल्कि जीमो ने मारा है। फिर जीमो उन तीनों को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें बकी ने टोनी के माँ बाप को मारा था। ये देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टीव से पूछता है कि क्या वो इस बारे में जानता था। पहले तो स्टीव इससे इनकार करता है, लेकिन बाद में वो हाँ बोल देता है। स्टीव को 2 साल पहले ही ये राज पता चल गया था कि बकी ने ही हावर्ड स्टार्क और उसकी बीवी को मारा है, पर उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए टोनी से ये बात छुपाई थी। और अब टोनी को ये मालूम पड़ते ही वो स्टीव पे भी बहुत गुस्सा होता है और वो बकी की जान लेने पर तुल जाता है। स्टीव टोनी को ये बोलता है कि बकी ने उसके माँ बाप को अपनी मर्जी से नहीं मारा, बल्कि वो तो हाइड्रा के कंट्रोल में था। पर टोनी फिर भी बकी से बदला लेना चाहता था और स्टीव हर हाल में बकी को बचाना चाहता था। इस वजह से टोनी स्टीव से भी दुश्मनी ले लेता है और वो उन दोनों से लड़ता है। फिर उन तीनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और जब टोनी नहीं रुकता तो बकी उसके सूट के आर्क रिएक्टर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर टोनी अपने आर्क रिएक्टर से फायर करके बकी के लोहे के हाथ को तबाह कर देता है। फिर वो बकी को मारने ही वाला होता है कि तभी स्टीव टोनी पे हमला करके अपनी शील्ड से उसका रिएक्टर तोड़ देता है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है। फिर वो बकी के साथ वहाँ से जाने लगता है तो टोनी उसे बोलता है कि वो शील्ड उसके पिता ने बनाई थी और स्टीव उसके लायक नहीं है, इसलिए स्टीव वो शील्ड वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और टोनी वो शील्ड अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ जीमो इस बात से बहुत खुश था कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, मतलब उसने एवेंजर्स के दोनों लीडर्स को लड़वाकर उनकी टीम को तोड़ दिया। तभी टचाला वहाँ आता है तो जीमो उसे अपने परिवार की मौत के बारे में बताता है। जीमो का मकसद अब पूरा हो चुका था, इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर टचाला उसे रोक लेता है। टचाला को ये बात समझ में आ गई थी
कि बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है, इसीलिए वो जीमो को मारने की बजाय उसे कानून के हवाले कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद स्टीव उस ड्राफ्ट प्रिजन में जाता है और वो वहाँ के गार्ड से लड़के अपने सभी दोस्तों को जेल से बाहर निकाल लेता है और वो सभी लोग फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी रोडी के पैरों के लिए एक मशीन बनाता है ताकि वो चल सके, क्योंकि उसके पैर पैरालाइज हो गए थे। तभी टोनी को एक पार्सल मिलता है जो कि स्टीव ने उसे भेजा था। उसमें एक लेटर भी था जिसमें स्टीव ने टोनी से माफी मांगी थी, क्योंकि उसने टोनी के माँ बाप का सच उससे छुपाया था और कानून तोड़ा था। उस लेटर में स्टीव ये भी लिखता है कि जब भी टोनी को उसकी जरूरत होगी तो वो अपने दोस्तों के साथ हाजिर हो जाएगा। इसलिए स्टीव ने उस पार्सल में एक फोन भेजा था जिसमें स्टीव का नंबर सेव था, ताकि वक्त आने पर टोनी उसे कांटेक्ट कर सके। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें स्टीव और बकी वकांडा में नजर आते हैं। ब्लैक पैंथर यानी टचाला ये समझ गया था कि बकी ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि वो तो बुरे हालत का शिकार हुआ है। इसीलिए वो उसकी मदद करता है और उसे अपने देश में रहने की इजाजत देता है ताकि अमेरिका की पुलिस उसे पकड़ ना पाए। और वकांडा के साइंटिस्ट अपनी खास टेक्नोलॉजी से बकी के दिमाग का इलाज करना शुरू करते हैं, मतलब उसके दिमाग से हाइड्रा के प्रोग्राम को निकालना शुरू करते हैं। और बकी ये फैसला करता है कि जब तक उसके अंदर से वो प्रोग्राम निकल नहीं जाता तब तक उसे क्रायोजेनिक स्लीप यानी बर्फ में जमा कर रखा जाए ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पीटर पार्कर अपने घर में दिखता है। टोनी स्टार्क ने पीटर के लिए जो स्पाइडरमैन सूट बनाया था वो उसने उसे हमेशा के लिए दे दिया था ताकि पीटर उससे सबकी मदद कर सके। और अब पीटर उस नए सूट के फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा था। तो दोस्तों ये थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.